हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपके सामने हूँ। आज एक नए टॉपिक को लेकर के, केमिस्ट्री का वो टॉपिक होने जा रहा है और वो टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है ये मोल कॉन्सेप्ट, है ना। इवन आप 9th स्टैंडर्ड से भी इसको पढ़े हो, ओके। और हम लोग 12th स्टैंडर्ड में भी इसको पढ़ते हैं। एक्चुअली में केमिस्ट्री का जो कैलकुलेशन होता है ना, उसमें मोल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत ही बेसिक टॉपिक माना जाता है पूरे केमिस्ट्री में, है ना। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कोई भी टॉपिक जो केमिस्ट्री का बताऊंगा वो 0 लेवल से होगा, मतलब आपके बेसिक लेवल से मैं थोड़ा एडवांस लेवल तक आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपके सामने फिर से आया हूँ एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि मोल क्या चीज़ है। देखो, सबसे पहले तो ये जो टर्म है ना, मोल टर्म, ये टर्म को प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं ऑसवाल्ड। क्या नाम है उनका? हेनरी ऑसवाल्ड। तो एक्चुअली में मोल का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में मोल का मतलब होता है कलेक्शन। क्या इसका मतलब होता है? इसका बेसिक मीन्स होता है कलेक्शन। देखो, किसी भी चीज को जब हम लोग कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्शन को हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर पैरामीटर से, जैसे मान लो मैं अगर आपसे कहता हूं डजन, पेयर, मैं मान लो क्या बोल रहा हूं? पेयर। मैं बोल रहा हूं डजन। तो इससे क्या होता है भाई? इससे क्या पता चल रहा है? इससे आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट जा रहा होगा कि भाई पेयर कहने का मतलब होता है कि डबल, डजन कहने का मतलब क्या होता है? 12, है ना कहीं एक डिजिट आपके माइंड में चला जा रहा है कि पेयर है तो 2 है, डजन है तो 12 है। मान लो मैं कहता हूं वीक, तो वीक है तो कितने दिन है भाई? तो 7 है ना। तो एक पैरामीटर जो होता है ना, वो एक नंबर को डिटरमाइन करता है। यहां भी वही बात है कि केमिस्ट्री में जो वेरियस जो कह सकते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स कहने का मतलब क्या कि वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। इन सारे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कुछ इसी टाइप के पैरामीटर्स की जरूरत थी। उनके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इसी टाइप के पैरामीटर्स की जरूरत थी। उसी पैरामीटर्स को मोल के टर्म में समझा जाता है, ओके। कि जब हम कहें 1 मोल, तो अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके माइंड में ये बात जानी चाहिए कि 1 मोल कहने का मतलब वो नंबर क्या होगा। हालांकि इस नंबर को रिप्रेजेंट करने का काम किसने किया? तो एवोगाड्रो ने किया। लेकिन इस नंबर को ऑक्युपाइड किया गया किसके द्वारा? यूपैक के द्वारा, IUPAC के द्वारा इसको ऑक्युपाइड कर लिया गया और उसी के द्वारा इसका डेफिनेशन भी दिया गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेफिनेशन इन द टर्म ऑफ क्या था? स्टैंडर्ड एटम जो माना गया है वो कार्बन 12 माना गया है। किसके टर्म में माना गया है? C12 आइसोटॉप्स के टर्म में माना गया है। मतलब कोई भी अगर हम लोग इस पैरामीटर से रिलेटेड बात करते हैं, चाहे वो एटॉमिक मास हो या मोलर मास हो, तो हम लोग किसके टर्म में, किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं? C12 आइसोटॉप्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो अगर मैं पहले डिफाइन करूं मोल को, अगर मैं डिफाइन करूं तो हम क्या डिफाइन करेंगे? देखिए, अगर सिंपल वे में हम डिफाइन करें इसको तो कहेंगे 1 मोल इज द नंबर। 1 मोल क्या है? एक नंबर है। 1 मोल क्या है? एक नंबर है। ये नंबर किसका होगा? तो ये नंबर एंटाइटीज का होगा। क्या होगा? एंटाइटीज का। एंटाइटीज कहने का मतलब क्या होता है? ये एटम हो सकते हैं,
ये आयंस हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। मतलब ये इंटाइटीज यही सारे हो सकते हैं, है ना। ओके, तो 1 मोल क्या है? एक नंबर है। किसका नंबर है? इंटाइटीज का नंबर है। इंटाइटीज क्या होता है? एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, जो कहो सब हो सकता है। ओके, लेकिन ये नंबर क्या होगा? तो ये नंबर इंटाइटीज जो होगा, ये जो नंबर होगा ना, ये क्या होगा? 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। C12 एटम के 12 ग्राम सैंपल में जितने एटम्स होंगे उसके बराबर होगा। मतलब 1 मोल इज द नंबर ऑफ एटम एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। समझ रहे हो बात? मैं इसको लिख रहा हूं, 1 मोल इज द नंबर। 1 मोल क्या है? एक नंबर है। ओके, किसका नंबर है? ऑफ एटम है। नंबर ऑफ क्या है? एटम है। इन क्या? 12 ग्राम। तो एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ 12 ग्राम ऑफ C12 एटम, है ना। 12 ग्राम ऑफ C12 जो है ना, मैं सिर्फ C12 कर देता हूं। 12 ग्राम ऑफ C12 के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या? 1 मोल। यही डेफिनेशन ऑक्युपाई किया गया किसके द्वारा? IUPAC के द्वारा, इवन SI के द्वारा। आपको पता होना चाहिए मोल जो है वो SI यूनिट भी है, अमाउंट ऑफ मैटर का, है ना। तो SI यूनिट के द्वारा यही बताया गया कि 12 ग्राम C12 के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली हैं उसी को हम लोग कहेंगे 1 मोल। क्लियर है बात? अब आगे इसी से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं कि ये डेफिनेशन एक्चुअली में कहता क्या, मतलब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। अब जरा समझो, 12 ग्राम C12 एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है? 12 ग्राम C12 में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है? तो देखिए, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या होता है? मास स्पेक्ट्रोमीटर। देखो, मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा आप एटम का मास निकाल सकते हो, किसी भी एटम के सिंगल एटम का मास निकाल सकते हो। तो इसके द्वारा बताया गया कि C12 के 1 एटम का मास जो है वो कितना है भाई? तो 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। ये डेटा है किसका? मास स्पेक्ट्रोमीटर का। मतलब कार्बन एटम का जो सिंगल कार्बन का जो C12 का जो सैंपल होता है उसके सिंगल एटम का मास है 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो हमको पता है कि कार्बन का पूरा जो सैंपल है, मतलब कार्बन के एक यूनिट का जो मास होता है वो कितना होता है? 12। तो मतलब क्या? इतना, और गुने अगर हम उस नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करें तो वो वैल्यू कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब क्या कि अगर मैं कहूं 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 गुने x कर देता हूं, मतलब मैं मान लो उस नंबर को x मान रहा हूं, तो ये वैल्यू मेरा कितना आना चाहिए? 12 ग्राम के बराबर आना चाहिए, क्योंकि C12 है ये। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हेयर?
तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12/1.9926 इंटू 10⁻⁻23। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको एक मैजिकल नंबर आ जाएगा और वो मैजिकल नंबर होगा 6.23 इंटू 10⁻23। ये आपको एक मैजिकल नंबर आ जाएगा। और ये मैजिकल नंबर क्या है? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम है। C12 एटम के अंदर में जितने प्रेजेंट होते हैं ना एटम, उसका ये नंबर है। और इसी नंबर को बोला गया 1 मोल। यही नंबर जो था मेरा क्या था 1 मोल। इसी चीज को SI यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया गया। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि 1 मोल होता क्या है। तो अगर हम लोग सिंपल टर्म में समझे तो 1 मोल क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ C12। दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। 1 मोल का एकदम सिंपल डेफिनेशन है ये। ओके, कैसे आ गया मैं आपको बता दिया, मैंने न्यूमेरिकली इसको बताया। नाउ ये जो नंबर हमारा आया ना, ये जो नंबर हमारा आया, ये नंबर एक्चुअली क्या है? दिस नंबर was given by एवोगाड्रो। ये नंबर किसके द्वारा दिया गया? एवोगाड्रो के द्वारा। इसीलिए हम इस नंबर को क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। इसीलिए इस नंबर को बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इससे, Na से। मतलब इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरा हो गया एवोगाड्रो नंबर। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। दोनों में रिलेशन क्या है? एक्चुअली में 1 मोल में जितने नंबर ऑफ एंटाइटीज होते हैं, चाहे वो एटम हो, आयंस हो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो, जितने भी एंटाइटीज होंगे, वो नंबर क्या कहलाएगा? एवोगाड्रो नंबर कहलाता है, क्योंकि एवोगाड्रो के द्वारा ही इसका प्रपोजल दिया गया था। तो इस तरह से आपने समझा 1 मोल क्या होता है, उसका डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। हमने ये भी आपको बता दिया कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसी से रिलेटेड आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मोल विथ मास विथ वॉल्यूम, है ना। मोल का रिलेशन हमको नंबर से हो गया। अब मास और वॉल्यूम से इसका क्या रिलेशन है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं। और इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देख लेंगे। ओके, तो बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोल, मास, मोल और वॉल्यूम। ये दो रिलेशनशिप स्पेशली हम लोग यहां पे देखने जा रहे हैं। अब देखो, रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास। मोल और मास में क्या रिलेशन है? जैसे मान लो मैं अगर कहता हूं, देखो ध्यान देना, 1 मोल ऑक्सीजन क्या है? गैस है। 1 मोल ऑक्सीजन गैस। मैं बोल रहा हूं 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। मैं बोल रहा हूं 1 मोल अमोनिया गैस। ओके, अब देखो तो इसका फॉर्मूला यूनिट मास क्या होगा? तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला यूनिट मास क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन का क्या होता है? 16। मैं यहां लिख देता हूं, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो क्या हो जाएगा? 2 × 16 मतलब 32 ग्राम। अगर हम लोग ग्राम मोलिकुलर मास में रिप्रेजेंट करें इसको तो 32 ग्राम। अगर मैं कहूं 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या हो जाएगा? देखो कैल्शियम का कितना होता है, मैं यहां लिख देता हूं 40। कार्बन का कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन का कितना? 16। ये मैं यू में कर देता हूं, नहीं मैं ग्राम में कर देता हूं, अच्छा रहेगा। चलो मैंने ग्राम में लिख दिया इसको। ओके, तो क्या हो जाएगा? 40 + 12 + 3 × 16, देखिए ये आ जाएगा 100 ग्राम।
1 मोल NH3, देखिए N का कितना होता है तो 14 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 3 इंटू 1 मतलब 17 ग्राम होगा ना। अब जरा समझो, देखो ये क्या है, फॉर्मूला यूनिट मास है या फिर कहें मोलर मास है ना। 1 मोल का मास कितना है 32 ग्राम, 1 मोल का मास कितना है 100 ग्राम, 1 मोल का मास कितना है 17 ग्राम। तो आपको लग रहा होगा कि अभी तो सर ने कहा कि 1 मोल बराबर एक ही होता है, 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 ही होता है, तो फिर ऐसे कैसे हो रहा है। ऐसे समझते हैं इसको। मान लो मैं आपसे कहता हूं 1 डजन, क्या 1 डजन मैंगो, मैं आपसे कहता हूं 1 डजन ग्रेप्स, मैं आपसे कहता हूं 1 डजन बनाना, तो इसकी संख्या तो 12 ही है, सबकी संख्या कितनी है 12 है। क्या मास भी सबका सेम होगा? 1 डजन मैंगो का जितना मास होगा उतना ही ग्रेप्स का होगा क्या? सबका टेस्ट भी सेम होगा क्या? नहीं ना भाई, नंबर सेम है। 1 मोल कहने का मतलब क्या, नंबर सेम है। 1 मोल कहने का मतलब ये सबका क्या है, नंबर सेम है। प्रॉपर्टीज तो अलग होगी ना, मास अलग होगा, वॉल्यूम अलग होगा, नंबर सेम है। समझ में आ रही है बात? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये नंबर सेम है, और वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है, दैट नंबर इज 6.02 इंटू 10⁻23। ये नंबर सेम है। कहने का मतलब क्या कि अगर हम इसको कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल का मास कितना है 32 ग्राम। 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है 100 ग्राम। 1 मोल का मतलब ये नंबर और उसी का मतलब हो गया उसका मास, मोलर मास। ओके, उसी तरह से अगर मैं कहूँ इसके बारे में तो फिर से वही डिजिट हो जाएगा, 23 का मास कितना हो जाएगा 17 ग्राम। मतलब 1 मोल किसी भी सबस्टांस को ले हम लोग, ये वैल्यू इतना ही होगा, ये वैरी करेगा, ये वैरी करेगा। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मास, मोल, नंबर तीनों में क्या रिलेशन है। अब हम लोग बात करेंगे किसका, वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, और वो वॉल्यूम के लिए हम लोग एक स्पेशल टर्म समझेंगे, दैट इज एसटीपी। टर्म क्या है एसटीपी, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एसटीपी। एसटीपी इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहने का मतलब क्या होता है 273 केल्विन। प्रेशर कहने का मतलब क्या होता है 1 atm। ओके, तो इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे किसी भी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है ना, वो हमेशा और हमेशा सेम ही होता है। यही है कि 1 मोल is defined as the amount of gas which has volume of 22.4 liter at STP। क्या है 1 mole is defined as, in the term of volume बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग बात कर रहे हैं किसके टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में। So 1 mole is defined as the amount of gas which have same volume। 1 mole is defined as the amount of gas which has volume of 22.4 लीटर, कितना 22.4 लीटर at STP। This is 1 mole। ओके,
कहने का मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज व्हाट, 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ एनी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर होगा, फिक्स है, ये कभी बदलेगा नहीं। 1 मोल किसी भी गैस का, जब 1 मोल मैं बोल रहा हूं तो हम ये भी तो बोलेंगे 6.022 into 10 to the power 23 molecules of any gas at STP क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर। हम ये भी तो बोल सकते हैं, है ना, कि 1 मोल बराबर क्या हुआ, ये नंबर हो गया, तो 1 मोल बराबर जब ये नंबर हो गया तो इसी नंबर के इक्वल में 22.4 लीटर होगा और इसी मोल के इक्वल में भी सेम ही होगा। अब चाहे वो ये 1 मोल आप ऑक्सीजन ले लो, 1 मोल नाइट्रोजन ले लो, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, 1 मोल अमोनिया ले लो, सब सेम ही है, अलग नहीं है, सब सेम है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, हम लोग न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं इन द टर्म ऑफ मास। सबसे पहले इन द टर्म ऑफ मास देखते हैं। इन द टर्म ऑफ मास, मास कहने का मतलब क्या, मोलर मास। मोलर मास के टर्म में देखते हैं, चाहे वो एटम के मोलर मास, एटम के टर्म में होगा या फिर मॉलिक्यूल्स के टर्म में होगा। बड़ा आसान है, मैं एक सिंपल क्वेश्चन से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि what is the number of mole in 10 ग्राम ऑफ CaCO3। 10 ग्राम CaCO3 दिया हुआ, उसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा। बड़ा आसान है, जरा ध्यान देना। CaCO3 का सबसे पहले आपको मोलर मास निकालना है। क्या होता है मोलर मास, देखिए तो 40 + 12 + 3 × 16 दैट इज 100 ग्राम। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये कितना है, तो ये 1 मोल है। 1 मोल बराबर कितना ग्राम, 100 ग्राम। देखो रिलेशन आ गया मोल और मास का। तो हम पलट के लिखेंगे इसको, चूंकि इससे हमको ये निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे कि 100 ग्राम किसका, CaCO3 का कितना हो गया, 1 मोल। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1/100। तो कितना दिया हुआ है, तो 10 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10/100 मतलब 0.1 मोल। समझ रहे हो आप, मैंने यूनिटरी मेथड से बनाया है इसको। अब जरा देखो तो इसको हम लोग फॉर्मूला भी डेवलप कर सकते हैं। ये एक्चुअली में क्या था, देखो तो ये क्या है, ये है गिवन मास, जो मास आपको दिया गया था, है ना, गिवन मास। और ये क्या है, ये है देखिए मोलर मास। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल। तो जरा ध्यान देना, मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मूला। गिवन मास को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को हम लोग M से रिप्रेजेंट करेंगे और मोल को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई क्या हो जाएगा फॉर्मूला, N = W/M। बहुत ही आसान फॉर्मूला, N = W/M, जहां W क्या है, गिवन मास, M क्या है, मोलर मास। आसान है ना। अब इसी पे हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, जो मैं टाइप आज बताने जा रहा हूँ। देखिए हम लोग धीरे धीरे अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि मोल से रिलेटेड बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो
मैं एकदम बेसिक लेवल से आपको जो आपका लेवल होना चाहिए उस लेवल तक लेके चला जाऊंगा। ओके, तो बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल पहले हम लोग देखेंगे। अब देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये तो आप समझ ही गए, ये तो आप समझ ही गए। अब जरा ये फॉर्मूला से हम लोग काम करते हैं। ये तो मेरा पहला क्वेश्चन था। अब देखिए जरा सा दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं, क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ फॉलोइंग। ओके, मान लो मैं पहला क्वेश्चन देता हूं, 1 एटम ऑफ कैल्शियम। ओके, एक और टाइप में बता रहा हूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, चलिए दो न्यूमेरिकल बनाते हैं, दो टाइप। ओके, ऐसे मैंने ये सारा टाइप जो है आपको प्रोवाइड कर दिया है, किसके ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, है ना। एडू फ्यूचर का टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना है, वहाँ जो PDF उपलब्ध है इस वीडियो में, आपको वो PDF डाउनलोड करना है। उस PDF में आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो मैंने आज आपके वीडियो में बताया है, उसी वीडियो से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको मैंने वहाँ प्रोवाइड कर दिया है आपके प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने जा रहा है। आपने वीडियो देखा, आपको समझ में आ जाएगी बात, आपने उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको वो प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट आपका अपने आप खुद डेवलप हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जरा देखते हैं, 1 एटम ऑफ कैल्शियम एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। मेरा फॉर्मूला क्या है, N = W/M। हमको N निकालना है, W नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 40। सल्फ्यूरिक एसिड का मास क्या होता है, ये है क्या भाई, एटॉमिक मास दिया हुआ है 40, और इसका मास, मोलर मास इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास क्या हो जाएगा, तो 2 × 1 + 32 + 4 × 16, मतलब 32 + 64, कहने का मतलब 8 और 6 39 98 ग्राम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं। तो 40 ग्राम कितने कैल्शियम का है, 1 मोल कैल्शियम का, ध्यान दीजिएगा। 40 ग्राम जो आप देख रहे हो ये कितने का है, 1 मोल कैल्शियम का है क्या, एटॉमिक मास। 1 मोल कैल्शियम में कितने एटम होते हैं, 6.02 × 10⁻23 एटम होते हैं। तो हम रिलेशन देखिए, ये क्या है, एटम्स हैं। इसका मास कितना हो गया, 40 ग्राम। तो एक एटम का मास, जरा ध्यान देना, मतलब 6.02 × 23 का मास है कितना ग्राम, 40 ग्राम। तो एक एटम का मास क्या होगा, 40/6.02 × 10⁻23। आप इसको कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला एक और बन रहा है। देखो ये क्या दिया हुआ था, मोलर मास, है ना। हमको निकालना क्या था, W। जरा ध्यान देना, मतलब ये जो मेरा दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, मोलर मास। मोलर मास को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। ये मेरा क्या दिया हुआ है, एवोगाड्रो नंबर। क्या दिया हुआ है, एवोगाड्रो नंबर। निकालना क्या है, W। निकालना क्या है, W। समझ में आ रहा है, या एक एटम का मास हमको निकालना है, बड़ा आसान है, ध्यान देना। मतलब क्या हो जाएगा कि W = मतलब सिंगल एटम का मास, यहाँ W मैं नहीं लिखता, यहां मैं लिख देता हूं मास ऑफ 1 एटम। ओके, तो मास ऑफ 1 एटम क्या हो जाएगा, देखो
मास ऑफ वन एटम बराबर क्या हो जाएगा, क्या है, एटॉमिक मास या मोलर मास कहो जो कहो, और नीचे क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर। ये देखिए मेरा एक नया फॉर्मूला आ गया, तो ये दूसरा टाइप नया फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला मेरा ये, दूसरा फॉर्मूला मेरा ये। अब जरा इसको देख लें, आसान है, देखिए मिटाता हूं मैं इसको, चलिए इसको देखते हैं। देखिए क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 निकाले इसके ऊपर, तो वन मास ऑफ वन एटम हुआ तो वन मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास, मतलब यहाँ पे हो जाएगा मोलर मास। यहाँ एटॉमिक मास नहीं होगा क्योंकि एटम नहीं है, मोल है, मॉलिक्यूल्स है, तो एटॉमिक मास या मोलर मास बाई क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर। अब देखो मोलर मास कितना है 98, एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। ओके, तो मैंने जो अभी आपको बताया ये सब किससे रिलेटेड था, मॉलिक्यूल से रिलेटेड था, मास से रिलेटेड था, नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड था। अब मैं एक स्पेशल क्लास आपके लिए कर देता हूँ, एक स्पेशल वीडियो मैं बना देता हूँ स्पेशली इसी से, मॉलिक्यूल से रिलेटेड, मास से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड अभी हमने बात नहीं की, तो वॉल्यूम से रिलेटेड। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल में बने रहने के लिए। ये चैनल आपको कंटिन्यूअसली इस टाइप का जो वीडियो है आपके लिए ला रहा है, जो आपको फर्दर आपके घर में बैठ करके आपको पढ़ाई करने में बहुत ही यूज़फुल होने जा रहा है। तो धन्यवाद इस चैनल पे बने रहने के लिए।